Hello, students, and hello, everybody. Today, we are doing another lecture of work power energy, and this lecture is going to deal with a very important section of this chapter. हमने पिछले लेक्चर में वर्क ऑफ द फोर्स के बारे में बात की थी एंड वी नो व्हाट इज वर्क आई मीन द फोर्स का क्या इंपॉर्टेंस है एंड वर्क ऑफ द फोर्स का क्या मीनिंग है फिर हम लोगों ने कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स का वर्क पढ़ा एंड वी नो व्हाट इज रियल वर्क वर्चुअल वर्क ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए आज के इस लेक्चर को समझने के लिए and in today lecture we are going to study about energy work energy theorem and उससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आज हमें समझने का मौका मिलेगा विल टॉक अबाउट कंजर्वेटिव फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस so let's enter in lecture so as we discuss we are going to talk about energy now what is energy तो जब हम एनर्जी की बात करते हैं सो एनर्जी मीन्स लाइक कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क कोई भी बंदा अगर काम कर रहा होगा तो वो कैसे काम कर पाएगा तभी पॉसिबल है जब उसके पास एनर्जी होएगी सो एनर्जी को राइट आई मीन वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट टू एक्ट समथिंग डू समथिंग टू क्राई टू लाफ टू स्विम टू प्ले वॉट एवर any verb you are trying to talk about in each and every action we dissipate energy हमें एनर्जी चाहिए होता है तभी हम उस एनर्जी को डिसिपेट कर सकते हैं and how much work we can do that depends upon how much energy we have stored within our body or in our system so that is why it is saying the capacity of doing work कितना वर्क कर सकते हैं क्योंकि यू नो एनर्जी वर्क यू हैव डन एंड वर्क आपने निकाला है एंड इतना जूल खर्च हुआ है तो भाई आप इतना जूल जैसे एक एग्जांपल दिया था हम लोगों ने इस वाले फिगर में एक बंदा इसको लेके जा रहा है इफ somebody is pulling him somebody is pulling this body and say that कि 10 किलोमीटर तक लेके गया 50 किलोमीटर ले गया 100 किलोमीटर तक लेके गया so how long he can make it move that depends upon how much energy content he is having so we are saying that कि energy is defined as capacity of doing work तो जब कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क की बात करते हैं तो हम उसको एनर्जी कहते हैं और एनर्जी जो हमारा है अब ये दो तरीके की एनर्जी होती है दैट एनर्जी इज लाइक ये तरीके से बात करें तो एक एनर्जी जो स्टोरेज में होती है और एक जो हम लोग स्टोर्ड एनर्जी stored energy यानी कि which is in your bank and the another in energy which you are displaying so displayable energy तो जो आप दिखा रहे होते हैं यस तो ये जो स्टोर्ड एनर्जी होता है इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस वन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी दिस वन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी सो काइनेटिक एनर्जी का मतलब समथिंग इज इन काइनेमा समथिंग इज इन मोशन तो जब कोई चीज काइनेमेटिक है सॉरी समथिंग विच इज इन काइनेटिक है मतलब मोशन में है तो वहां पे जो एनर्जी है जो डिस्प्ले हो रही है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं और जो स्टोर्ड है विच विल बी फर्दर यूज दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी राइट तो अब यहाँ सवाल है कि सर स्टोर्ड एनर्जी आती कहाँ से है तो ऑब्वियसली वी टेक फूड और वी डू मसल एक्सरसाइज और मसल एक्सरसाइज करके मसल्स को टोन करते हैं और अपने अंदर में पोटेंशियल एनर्जी को भरते हैं हम लोग सो पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्टोर किया जाता है बाई सर्टन मैकेनिज्म ये एनर्जी स्टोर करने का तरीका है एंड काइनेटिक एनर्जी जिसके दम पे हम लोग एनर्जी को से I mean stored energy के दम पे we perform some work and which is visible to us that is called kinetic energy तो इस सेक्शन को मैं नोट्स के थ्रू आपके पास आपको पढ़ा रहा हूँ मैं एंड चूंकि चूंकि जल्दी हो जाए छोटे लेक्चर में बहुत सारी बात हो जाए सो आई एम टेकिंग यू टू द लेक्चर आई मीन नोट्स एंड जहां से आप चीजों को समझ सकते हैं बड़ी आसानी से सो now we are here so we are talking about energy that is potential energy and kinetic energy so energy in store that is stored energy and energy in display that is energy due to the motion और एनर्जी ड्यू टू द मोशन मतलब मोशन की वजह से वो एनर्जी है ऐसा नहीं है मोशन में वो एनर्जी है तो यहाँ पे मतलब मोशनल एनर्जी हम उसको कहें दैट विल बी द राइट वर्ड व्हाट एनर्जी ड्यू टू मोशन ना कह के हम लोग उसको क्या कहेंगे मोशनल एनर्जी वी विल कॉल नॉट इमोशनल मोशनल एनर्जी मोशनल एनर्जी मतलब
जो एनर्जी मोशन के अंदर कंटेन, मोशन में दिख रहा है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड मोस्ट काइनेटिक एनर्जी. सो इट इज वेरी क्लियरली बीइंग सेड टू यू दैट ये दो तरीके की एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. और हमने यहाँ पे ये सीखा कि भाई it is energy possessed by your body by virtue of its position and configuration. It is energy possessed by a body by virtue of its position and configuration. कोई भी एक बॉडी है, लेट्स टॉक अबाउट अनियन. आप किसी अनियन की बात करते हैं या किसी बनाना की बात करते हैं या आप अपनी बात कर लें. लाइक एक बंदा पतला दुबला है और एक एक बंदा मोटा है और थुलथुल है, समथिंग लाइक दिस. तो जो मोटा वाला बंदा है उसके पास एनर्जी ज्यादा है. किस कौन सी एनर्जी ज्यादा है? वो स्टोर्ड एनर्जी ज्यादा है उसके पास. मास है उसके पास, मैटर है, वो मैटर वाली एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी उसके पास ज्यादा है. लेकिन उससे वर्क कराओगे तो थक जाएगा. क्यों? क्योंकि उसके पास वर्क को, अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को खर्च करने का जो स्टेमिना होना चाहिए. जैसे आपने कुछ कंजूस लोगों को देखा होगा, बहुत अमीर लोग हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बट उनका पैसा खर्च करने का दिल ही नहीं होता. सो इट इज समथिंग लाइक दैट, समबडी हु इज फैटी एंड समथिंग लाइक वेरी थिक एंड उसके पास ज्यादा एनर्जी है, बट उसके बस की बात नहीं है कि वो अपने एनर्जी को ज्यादा रेट से क्या कर सके, खर्च कर सके. तो वो थक जाता है. उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि उसको कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क जो है, एनर्जी तो है, बट अपने उस एनर्जी को वो वर्क में बहुत तेजी से कन्वर्ट नहीं कर पाता. दैट्स व्हाट द पॉइंट इज. सो इस बात को अगर छोड़ दिया जाए तो अगर कोई बिगर मास की बॉडी दिखाई दे रही है, बल्कि मास दिखाई दे रहा है, तो इट मीन्स देयर वहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है. सो एनर्जी possessed by your body uh, by virtue of its position and configuration. At the same time, हो सकता है एक मोटा आदमी है जिसके पास जितनी एनर्जी है, हो सकता है उसके उसके जगह पे कोई तंदुरुस्त आदमी है. सपोज कर लो कोई तंदुरुस्त आदमी है, वेरी फिट आदमी है और वो उसके मसल स्टोन्ड है. तो वो देखने में पतला दुबला है, बट उसके पास भी हो सकता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उस मोटे आदमी के बराबर का हो. तो वो थोड़ा अलग पैटर्न, उसके अंदर मसल्स के अरेंजमेंट अलग है, बट पोटेंशियल एनर्जी वो बराबर हो सकता है. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि देखने में जो बल्कि होगा उसी की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. मीन्स एक के केस में मसल्स बड़ी टाइटली पैक हैं, बड़े अच्छे तरीके से टोन मसल है, ही इज हैविंग अ इक्वल पोटेंशियल एनर्जी एज अ फैट मैन इज हैविंग. बट एक लीन और थिन बंदा है तो उसके पास मास कम है, तो भाई उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कम है. वो अलग बात है कि एक छोटा सा काम उससे कराओगे और वो बड़ी फुर्ती से कर दे रहा है, तो अपने पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके उस वर्क को बड़े फास्ट कर रहा है. सो इट मीन्स ही कैन ट्रांसफर हिज पोटेंशियल इनटू काइनेटिक एनर्जी एट अ फास्ट रेट. दैट्स ऑल. बट ही कैनॉट वर्क सस्टेन फॉर अ लॉन्गर टाइम. व्हाई? बिकॉज उसके पास स्टोर्ड एनर्जी क्या है, कम है. तो वो कन्वर्ट कहाँ से कर पाएगा? तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर कर रहा था मैं. So energy possessed by a body by virtue of its position and configuration, that is the arrangement. Configuration का मतलब arrangement है. इसको हम potential energy कहते हैं. And this is the energy body has by virtue of its motion. अब यहाँ पे साफ साफ है, not due to motion. मोशन है by virtue of its motion, मतलब मोशन है तो मोशनल एनर्जी जो है उसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. So we'll talk about potential energy first. What is types of potential energy? तो let's go for types of potential energy. तो type of potential energy हमने ये सीखना है भाई. Gravitational potential energy, electrostatic potential energy, magnetic potential energy, elastic potential energy. Like आपने जो चैप्टर है आपके फिजिक्स में, जिसको हम लोग सॉलिड का जो लाइक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात करेंगे, वो यहाँ यंग मॉडुलस के बारे में आप पढ़ेंगे या आप पढ़ चुके होंगे. तो वहां पे जो एनर्जी स्टोर्ड आपने पढ़ा है वो क्या है? वो अ काइंड ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है. जो आपने हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन पढ़ा है, एनर्जी डेंसिटी पढ़ी है, एनर्जी डेंसिटी वहां पे पढ़ी है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, या एनर्जी स्टोर्ड पढ़ा जाए हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम. तो वो क्या है? वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है. बट यहाँ पे हमने स्प्रिंग वाला एग्जांपल दिया है, हाफ के एक्स स्क्वायर. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस जी एम वन एम टू बाई आर होता है. इसमें एम वन एम टू मासेस है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में क्यू वन क्यू टू ये चार्जेस हैं. और यहाँ देखो आर स्क्वायर नहीं है, यहाँ आर है, यहाँ भी आर स्क्वायर नहीं है, आर है. मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ ऐसा होता है, बट ये इस पे ज्यादा अभी बात नहीं करेंगे. ये फॉर्मूला होता है बट कुछ लोगों के हिसाब से ये डिस्प्यूट में है, इसलिए इस पे ज्यादा बात अभी नहीं करेंगे हम लोग. तो ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाती है, ऐसा लिखते हैं. बहुत जगह पे हम लोग इसको यूज भी कर लेते हैं,
बट बहुत लोग मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो लिस्ट में ये गिनवा दिया मैंने। अब टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो भाई काइनेटिक, ये देखो जी, ये ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे ये पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तो वो वहां पे ये फॉर्मूला डिराइव करना सीखेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे 12वीं क्लास में तो वहां पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और ये हाफ के एक्स स्क्वायर तो आज ही, आई मीन पिछले लेक्चर में ही मैंने आपको डिराइव करके दिखाया स्प्रिंग फोर्स वाले में। सो समथिंग लाइक दिस। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जब टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो वी आर सेइंग दैट कि भाई लुक, काइनेटिक एनर्जी दो तरीके का होता है। कैसा जी? दैट इज, एक इसमें छूट गया है। वाइब्रेशनल एनर्जी जो होती है वो भी काइनेटिक एनर्जी है, लिखा हुआ है शायद ये, या इट इज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज दैट? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसमें चेंज इन पोजीशन होता है, हाफ एम स्क्वायर यूज करते हैं। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो आपने एसएचएम पढ़ा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है, वहां पे एक पार्टिकल जो एसएचएम करता है वो वाइब्रेट कर रहा है, वो रोटेशन भी नहीं है। ट्रांसलेशन का एक कंडीशनल कंडीशन ट्रांसलेशनल मोशन है, राइट? स्पेशल केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन है। तो वहां पे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर पढ़ते हैं, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होता है, एम्पलीट्यूड होता है। तो ये वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया। एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहां पे आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होता है। सो विल स्टडी ये, तो अब आज बहुत अच्छे से अभी लेक्चर में सीखेंगे। ये आप एसएचएम में पढ़ेंगे और ये रोटेशन के अंदर पढ़ेंगे। सो ये तीन तरीके की काइनेटिक एनर्जी हमें मिलती है। सो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ा और हम लोगों को जानना चाहिए, एंड विल टॉक अबाउट दिस। लेकिन सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशंस की बात करते हैं कि हाउ द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी हैज बीन थॉट ऑफ। सो बाय डायमेंशनल एनालिसिस का सीधा यूज करें, हमें पता चल गया कि काइनेटिक एनर्जी, इस बात को मैं ऐसे दिखाता हूं, मैं आई विल मेक यू पिक्टोरियली अंडरस्टैंडेबल लाइक दिस। तो ये तो समझ गए। अब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो लेट्स सपोज आई टेक सरफेस ओवर हियर, यहाँ पे एक सरफेस लिया और इसके ऊपर कोई बॉडी रख दीजिए, या चलो एक बॉडी रख, या ओके बॉडी रख दिया, सपोज कर लो एक बॉडी ये रख दिया, और एक बॉडी हमने यहाँ पे और रख ली, ऐसे, ये ऐसे रख ली। इसको हम एक दूसरा सरफेस दे देते हैं, लेट्स सी वी प्रोवाइड लाइक दिस। और मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये बॉडी जो है हमारी, दिस इज ऑफ 2 किलोग्राम, एंड दिस बॉडी इज, देखने में बिल्कुल एक जैसे साइज की है, बट ये थोड़ी हैवी है और ये 5 kg की है। And this is traveling by velocity of 10 meter per second, and this is also traveling by 10 meter per second. So if I ask you कि भाई किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, ये 2 किलोग्राम की बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, 5 किलोग्राम के 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, डोंट यू थिंक दैट कि यहाँ मास ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी इसका क्या होगा, ज्यादा होगा? अब तुमको कैसे पता चल काइनेटिक एनर्जी इसका ज्यादा होगा? यस, किसके पास दम ज्यादा है? अब 2 किलोग्राम वाली बॉडी अगर किसी बॉडी के साथ टकराए, लाइक इसके साथ टकराए और इसके साथ टकराए, तो किस केस में नुकसान ज्यादा होगा? 5 किलोग्राम वाली जो 10 मीटर पर सेकंड जा रही है, इसके साथ टकराएगी तो उसको तोड़ फोड़ देगी, और ये हो सकता है कि ये टूटे फूटे नहीं, इम्पैक्ट इसका बहुत ज्यादा ना हो। तो हम लोग इससे क्या सेंस निकालेंगे? इसका सेंस ये निकालेंगे ना कि यहाँ पे 2 किलोग्राम वाली बॉडी 10 से जा रही है, 5 किलोग्राम वाली 10 से जा रही है, दोनों का वेलोसिटी सेम है, बट हियर मास ज्यादा होने की वजह से इट इज ओबियस कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, तभी यहाँ पे इम्पैक्ट ज्यादा आया होगा। अब अगर हम इसको इसको 2 किलोग्राम के बजाय अब इसको काट के 5 किलोग्राम कर दे, और इसकी वेलोसिटी को 10 के बजाय 20 कर दे, दोनों का मास सेम रख दिया जाए, तो ऑब्वियसली इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। सो इट्स वेरी ऑब्वियसली, यानी कि ज्यादा एनर्जी लगे, कोई भी जाएगा तेजी से तो लगेगा ना कि हाँ उसके पास मोशनल एनर्जी ज्यादा है। तो ये आंखों से देखने वाली चीज है, और इससे साफ पता चलता है कि जो हमारी एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, दैट इज प्रोपोर्शनल टू मास, एंड दैट अब मास पे होना चाहिए, लेकिन हमें नहीं मालूम कैसे डिपेंड करे, इसलिए पावर ए और काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड पावर बी। अब इसको डायमेंशनल एनालिसिस से हम यूज करके प्रूव कर देंगे, and for that I'm taking you to the notes. So here it is what we are saying that. So by dimensional analysis we are saying that energy is proportional to mass to the power a and v to the power b. अब हमने यहाँ पे एनर्जी का ml² t - 2 होता है, जो वर्क का यूनिट होता है वही एनर्जी है, चूंकि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है। सो वर्क का यूनिट ही आप कैरी करेंगे यहाँ पे, और यहाँ m का पावर a और LT-1 का पावर b कर दिया, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया, ml2t - 2 इज इक्वल टू के m का पावर a l का पावर b t का माइनस b। सॉल्व किया भाई। अब देखो जी यहाँ t का पावर माइनस b है, यहाँ t का पावर -2 है, यानी कि b इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, राइट।
B इज इक्वल टू टी आ गया, और यहाँ पे A है और यहाँ 1 है, तो A का पावर 1 आ गया, तो A की वैल्यू 1 आ गई, तो A 1 आ गया और B 2 आ गया, तो A 1 और B 2 आ गया, तो इस रिजल्ट में रख देंगे, तो ये रिजल्ट क्या आएगा भाई, mv² हो जाएगा। और फिर एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं कि तो वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट k जो है दैट इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या फॉर्मूला में आ गया, हाफ mv² का फॉर्मूला बन गया। लेकिन किसी ने बोला ये तो डायमेंशनल एनालिसिस से आपने किया ना, कोई दूसरा मेथड है आपको प्रूव करने के लिए? तो दूसरा मेथड क्या है, प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², और प्रूव दैट वर्क डन बाय नेट फोर्स, work done by net force is equal to change in kinetic energy, that is 1/2 mv² minus u square। कोई बोलता है ये प्रूव करने के लिए, या कोई बोलता है ये प्रूव करके दिखाओ, या कोई ये बोलता है कि भाई वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव करके दिखाओ, व्हाट इज वर्क एंड स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम एंड प्रूव इट। तो ये तीनों एक ही बात है। अगर कोई बोले स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम, वी विल राइट द स्टेटमेंट एंड विल प्रूव, एंड ड्यूरिंग इट्स प्रूव विल बी प्रूविंग दिस, और इसमें एक स्पेशल कंडीशन लगा देंगे तो विल रीच टू दिस। सो वी आर स्टडिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, एंड उसके साथ ये काम करने जा रहे हैं, तो एक साथ हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ रहे हैं और ये प्रूव भी कर रहे हैं। So let's go on next page and understand this. So what is work energy theorem? According to this theorem, work done by net force, देखो यहाँ पे बहुत जगह पे वर्क एनर्जी थ्योरम में नेट फोर्स को लोग नहीं लिखते हैं, तो वहां गलती मानी जाती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, वर्क डन बाय नेट फोर्स, आज से 5-7 साल 10 साल पहले की बुक देखोगे एनसीईआरटी, तो वहां नेट फोर्स का कोई बात नहीं करता था। बहुत बाद में लोगों ने इसको लिखना स्टार्ट किया है, राइट, और हम लोग बहुत शुरू से पढ़ा रहे भाई। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, वर्क डन बाय नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पे या किसी भी सिस्टम पे जो नेट फोर्स लग रहा है, उस नेट फोर्स की वजह से बॉडी में जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। और अगर सिस्टम लिया तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी की चेंज की बात कर ले। So this is what the point is. According to this theorem, work done by net force acting on a body is equal to change in kinetic energy of the body, और बॉडी की जगह सिस्टम लिया तो सिस्टम ले लीजिए, ये बात बता दी। दिस वी कैन प्रूव बाय टू मेथड्स। अब एक बार में नेट फोर्स में हम नेट फोर्स को कांस्टेंट मान ले, दूसरे केस में नेट फोर्स सपोज करो वेरिएबल फोर्स मान लीजिए। भाई कांस्टेंट, एक बार नेट फोर्स कैसा ले लिया, कांस्टेंट ले लिया, एक बार नेट फोर्स कैसा ले लिया, वेरिएबल ले लिया। सो सेइंग दैट we consider a mass m lying on force lying on floor lying on floor, a force f a force f is applied constantly a force f is applied constantly to start it from rest and to make it displace by distance is in the direction of force। हमने बड़ा सिंपल केस रखा है भाई, कि फोर्स जो लगा रहे हैं वो फोर्स ही उसको फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, and that body was at rest and we are not considering any special case like a friction है, नहीं, फ्रिक्शन को हमें जीरो मानिए। यस, प्रूफ करने के लिए आसान केस लेके चल रहे हैं, बट वहां भी वो थ्योरम अप्लाई होएगा। सो एम लिया, बॉडी पे फोर्स एफ लगाया, लेट सपोज उसको यहाँ से उठा के यहाँ लेके आ गए, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया इस फोर्स की वजह से। तो हमने पढ़ा ना वो वर्क क्या होता है, एफ डॉट एस, यानी कि ठीक है भाई एफ डॉट एस होता है वर्क, हमने ये लिख दिया, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस जीरो, एफ एस हो गया। अब हम दूसरे तरीके से देखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ मास क्या होगा, एफ बाई एम। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू, अभी तुम कहोगे आपने तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट लिखा हुआ, ठीक है, बट यू को बाद में जीरो करेंगे, पहले यू मान लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी यू और फाइनल वेलोसिटी वी लिख लिया, फाइनल वेलोसिटी वी लिख लिया। तो अब उस केस में आप बताओ, और डिस्प्लेसमेंट एस हो गया, तो यू नो दिस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एफ बाई एम इनटू एस। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2f बाई एम इनटू एस। एफ एस का क्या फॉर्मूला निकल गया, एफ इंटू एस क्या निकल के आया यहाँ से, एफ इंटू एस। तो सर ये एम उधर चला गया, टू इधर गया, एफ एस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू। अब ये जो आपका वर्क डन आया, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू आपका वर्क डन कितना आ गया, 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वी नो दैट, अब क्या कहा जा रहा है, डेल्टा के ई, आपसे कहा गया वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव करने के लिए, तो ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो क्या बात कर, वी नो दैट डेल्टा
वी नो दैट W इज इक्वल टू डेल्टा के, वर्क डन इज इक्वल टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये आप कैसे जानते हैं सर कि वर्क वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है? ये एक बड़ा रोचक सवाल है। तो भाई इट्स सो सिंपल, अगर एक बंदा किसी चीज को सपोज करो एक कोई कील है और उस कील के ऊपर हैमरिंग कर रहे हैं आप, सो दैट कील इज हैमर कर करके आपने उसकी वेलोसिटी को बढ़ा दिया, एक्सेलरेट करा दिया। सो जो वर्क कर रहे हैं आप, सो यू आर डूइंग, वर्क करने का मतलब यू आर डिसिपेटिंग, यू आर डिसिपेटिंग मतलब दैट एनर्जी खर्च हो रही है। तो वो एनर्जी खर्च जो हो रही है वो कहाँ डिस्प्ले करेगी, हाउ इट विल बी डिस्प्लेड? नॉट ऑलवेज कि आपने जो वर्क किया है, प्लीज अंडरस्टैंड माय पॉइंट, यानी कि जो भी आप वर्क करेंगे और वो वर्क आपने किया है, वो एनर्जी निकली है, तो वो एनर्जी क्या करेगी, लाइक दैट एनर्जी विल ब्रिंग सम चेंज, दैट वर्क विल डू सम चेंज इन व्हाट, सम एनर्जी में चेंज होएगा। जैसे मान लिया जाए आप ही कोई वर्क करें और पसीना बह रहा है आपका, तो यू नो आपके बॉडी से हीट डिसिपेट हो रहा है और वो हीट की वजह से वाटर बॉडी से बाहर निकल के आ रहा है। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि जब आप वर्क करते हैं, दैट वर्क ब्रिंग्स व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो बट वी नो दैट W इज इक्वल टू डेल्टा के, तो डेल्टा के इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और दैट शुड बी के ई फाइनल माइनस के इनिशियल। तो ये आपने हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को इक्वेट कर दिया, और अब यहां से बोला इफ यू इज इक्वल टू जीरो, तो के इज इक्वल टू जीरो, और के फाइनल इज इक्वल टू के इज इक्वल टू जीरो, यानी कि अब यहाँ पे स्टूडेंट को ना ऐसा लगता है कि कोई लैंग्वेज, टोपी पहनाने वाली बात, तो आई वाज सेइंग दैट कि आई मीन आई हैव यूज्ड लोकल लैंग्वेज कि यहाँ टोपी पहनाने वाली कोई बात हुई, ये आपने वर्क निकाल दिया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपको प्रूव करना था कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, करेक्ट, और आपको प्रूव करना था कि वर्क डन इज इक्वल टू नेट फोर्स का जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो अब ये क्या करेंगे आप? सो ये मैनिपुलेशंस करना पड़ा है कि भाई और कोई तरीका नहीं है। आपने ये रिजल्ट कैसे लेके आए, आपने वर्क डन का निकाला था, एफ डॉट एस पढ़ा था, और वो वर्क डन कैसे लेके आए, आप किस तरीके से लेके आए, और डायमेंशनल एनालिसिस में आपने क्या प्रूव किया कि भैया देखो काइनेटिक एनर्जी इस पे डिपेंड करनी चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर होनी चाहिए। So we are saying that we know that work done is equal to delta ke, and this implies delta ke, ये वर्क डन किया है तो ये डेल्टा के ही होना चाहिए। भाई हमें ये क्या बात है, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा की, तो ये जो मैं समझा रहा था कि जब भी आप कोई वर्क करेंगे तो वर्क करके आप किसी बॉडी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, सो आइदर यू आर ब्रिंगिंग चेंज इन इट्स पोजीशन और इट्स शेप और इट्स कॉन्फ़िगरेशन एंड व्हाटएवर यू आर डूइंग, राइट। सो अगर आपने किसी, लेट सपोज कोई टेबल पे आप टक 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 कर रहे हैं, सो योर वर्क इज डूइंग व्हाट, change in kinetic energy of the molecules of the wood, and there is some vibrational energy, something, this is what you are bringing. So your work is actually doing what, bringing change in kinetic energy। तो इसका मतलब ये जो वर्क हुआ होना चाहिए वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए, और फिर डेल्टा के यानी कि दिस शुड बी इक्वल टू दिस, यानी कि ये डेल्टा के होना चाहिए और ये डेल्टा के को रिप्रेजेंट करना चाहिए, और डेल्टा के क्या होना चाहिए, के फाइनल माइनस के इनिशियल होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर यू जीरो कर दिया जाए तो इसका मतलब हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये जीरो होना चाहिए, तो के इनिशियल जीरो होना चाहिए, नहीं के फाइनल क्या होना चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर होना चाहिए। तो ये टोपी पहनाने वाली बात लोगों को लगती है, बट थोड़ा सोचो लॉजिकली तो ऐसा है नहीं। क्या कि वर्क इज एक्चुअली, whenever you do work, you are bringing some change in kinetic energy, that is what the point is। भाई आप दौड़ रहे हैं, सो दौड़ रहे हैं तो आप अपने अंदर के स्टोर्ड एनर्जी को खर्च कर रहे हैं, एंड you are running and your speed is increasing, so anybody observes you and find that okay, kinetic energy of this fellow has changed, motional energy of this body has changed, it means he is doing work। So work is equal to delta ke, ये एक थॉट है, और उस थॉट को यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस रखा जा रहा है, तो ये मैनिपुलेशन नहीं है अगर आप इस बात को गौर से सुनोगे तब। और अगर नहीं सुनोगे बोले यार ये तो भाई ऐसा लग रहा है आड़े पीछे करके प्रूव कर दिए, सो इट्स नॉट लाइक दिस। तो ये बात हमने समझा दी आपको, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब अगर सिर्फ आपको ये प्रूव करना होता है कि हाफ ये प्रूव करो, तो हम यू इज इक्वल टू जीरो वाला कंडीशन नहीं लेके चलते, हम यहीं पे प्रूव कर दे कि देखो जी वर्क जो है डेल्टा के ही होना चाहिए, तो ये जो आया है वो डेल्टा के का फॉर्मूला ये आ गया। अब
हमसे बोला गया कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया, तो ये क्या होता है? अगर हम ये कहें वी नो दैट कि दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है भाई, वी नो दैट कि ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क क्या आ गया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ गया। सो वर्क डन ऑफ द फोर्स हैज कम इक्वल टू व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव हो गया। इफ वी नो कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, देन वी नो इट इज अ डेल्टा के। सो वर्क इज इक्वल टू डेल्टा के ही आ गया, इसका मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव हो गया। और अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला प्रूव करना है, तो यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं प्रूव करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट प्रूव करना है, तो यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे, एंड वी नो दिस इज डेल्टा के, वी नो दिस इज डेल्टा के ई, देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू डेल्टा के। यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव होकर खत्म हो गया। अगर आपको ये प्रूव करना है कि भैया काइनेटिक एनर्जी का चेंज ये बराबर होता है, तो अब इस स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। वी नो दैट वर्क इज always brings change in kinetic energy and this work has happened, इट मीन्स कि ये वर्क कितना बराबर होना चाहिए, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए। और अगर यू जीरो होता है तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो होना चाहिए। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। दैट्स व्हाट द पॉइंट, दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो अब ये तो हमने कांस्टेंट फोर्स लेके किया। अब अगर वेरिएबल फोर्स लेके करते तो क्या होता है? तो इट्स सो सिंपल, वेरिएबल फोर्स लेके करेंगे तो यू से दैट इन प्रेजेंस ऑफ वेरिएबल फोर्स, आप कहिए कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस लिखेंगे भाई। फोर्स आपने लगाया, उस फोर्स की वजह से डीएस डिस्प्लेसमेंट हुआ, और वो फोर्स थोड़ी देर बाद बदलना था, लेकिन डीएस डिस्प्लेसमेंट के अंदर सेम फोर्स था। सो दिस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डीएस आपने लिखा है, एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर लिखा है, एफ डीएस कॉस थीटा आ गया। आप एक सिंपल कंडीशन लेके चले, थीटा जीरो रख दिया, आपके पास ये रिजल्ट आएगा। तुम कहो नहीं सर मैं थीटा ही रखूंगा, तो रख ले भाई, फिर डीएस कॉस थीटा जो होगा वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट का कोई कंपोनेंट होगा। तो ये सोचना पड़ेगा, उससे बेहतर है कि इस cos थीटा को f cos थीटा लगा दो, ऐसे समझ लो। तो आप अपने लिए प्रूफ करने का कंडीशन डिफिकल्ट कर देंगे तो आप फंस जाएंगे। इसीलिए बोला गया कि थीटा को 0 डिग्री लेके चलो। सो एफ डी एस कॉस जीरो लेके चला, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस कर दिया आपने। अब आपको पता है एफ क्या होता है, एम ए होता है, और ए क्या होता है, डीवी बाई डी टी होता है। और डीवी बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, डीवी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी लिख सकते हैं। इसका मतलब dv बाई डी एस इंटू वी लिख सकते हैं। अब ये तो पढ़ाया हुआ बहुत पहले से आपको, यानी a को हम लोग v dv बाई डी एस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a की जगह पे v dv बाई डी एस कर देते हैं। सो अगले पोजीशन पे ये क्या बन गया हमारा, dw इज इक्वल टू m a, ये m a ds था ना, फोर्स इंटू ds था, तो m a की जगह पे v dv बाई डी एस ds। सो दिस dw इज इक्वल टू व्हाट नाउ, बाई ds कट जगह m v dv आ गया। अब आप इसको इंटीग्रेट करें, यानी कि जीरो से w वर्क तक जा रहे हैं, तो एम वी dv का इंटीग्रेट करेंगे, तो भाई यहाँ पे तो v इंटीग्रेट हो रहा है, तो वेरिएबल वेलोसिटी है, तो लिमिट क्या होगा, इनिशियल टू फाइनल यानी u टू v होगा। तो w इज इक्वल टू m, और m बाहर आ चुका है, v dv का इंटीग्रल v स्क्वायर बाई टू, लिमिट रख दिया, ये क्या आ गया, m m v स्क्वायर माइनस, ओ बाबा या, सो दिस इज m v स्क्वायर बाई टू दिस, ये रिजल्ट आ गया, वर्क इज इक्वल टू दिस, प्रूव हो गया। तो ये हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव करने का, वेरिएबल फोर्स में या कांस्टेंट फोर्स में। सो व्हाट वी हैव लर्न दैट, जो हमें सीखने वाली बात थी हमारे लिए वो ये कि वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि किसी भी बॉडी पे या किसी भी सिस्टम पे अगर कोई नेट फोर्स लग रहा है, तो नेट द फोर्स का वर्क की बात नहीं हो रही है, यानी कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी होगा वो तो नेट फोर्स की वजह से हुआ। हाँ, उसमें एक वन ऑफ द फोर्स होगा, वो भी कुछ वर्क कर रहा होगा। तो अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो द चेंज हैज कम बाय द ऑल फोर्सेस ना, इसीलिए वो, और ऑल फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा, नेट फोर्स। सो वर्क डन ऑन नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी और द सिस्टम। ये ध्यान में रखना है, और प्रूफ तो जो आपको करना था, दिखाना था, वो दिखाई दिया गया। एंड इसको हम लोग यूज करके भी आज क्लास में सीखेंगे इस कॉन्सेप्ट को, कि देखो क्वेश्चन सॉल्व करने में वो कैसे काम आता है। बिफोर आई शुड गो फॉर दैट क्वेश्चन, लेट्स लिटिल नो मोर अबाउट दिस फोर्स। वैसे तो हमने पढ़ रखा है, बट मैंने आपको पिछले लेक्चर में ग्रेविटेशनल फोर्स वाला जो नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, तो उसके बारे में बोला था कि थोड़ा आगे बात कर लेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट हियर। यहाँ पे फोर्स है, फोर्स कितने तरीके के होते हैं, मतलब फोर्स तो बहुत तरीके के हो सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बट हम उस नजरिए से नहीं सोच रहे हैं। हम फोर्स का एक दूसरा नजरिया लगा के देख रहे हैं कि फोर्स उस नजरिए से क्या होता है। फोर्स दो तरीके से हम लोग कंसिडर करते हैं। फोर्स है कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब आप किसी को हाथ से धक्का लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो आपने कांटेक्ट लगाया होगा। अगर आप जादूगर हैं तो आप कहोगे आबरा के डाबरा भैया उसको अपनी तरफ के चले आए,
तो जो फोर्स आबरा का डाबरा करके आपने लगाया वो क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और अगर आपने गया उसको गले से पकड़ करके खींच के लगाया तो आपने क्या लगाया, कॉन्टैक्ट फोर्स लगाया। और पता नहीं आबरा की डाबरा होता है या क्या होता है, दैट यू गाइस नो बेटर। सो माय पॉइंट इज कि फोर्स दो तरीके का होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट होगा। हम इस नजरिए से यहाँ टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। एक दूसरा नजरिया है फोर्स को समझने के लिए कि कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, फ्रिक्शन। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई सन और अर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, प्लस प्लस को रिपेल कर रहा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है जी। बट इसका मतलब ये नहीं हो कि दो चार्ज अगर एक दूसरे के पास आ गए तो वो रिपेल नहीं करेंगे, दैट आई डोंट मीन दैट। तो कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये दो नजरिया होता है। हम लोग जब कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं तो जनरली वी टॉक अबाउट अ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो कॉन्टैक्ट की वजह से पैदा होता है, और फ्रिक्शन फोर्स को तो उनको ध्यान में रख के करते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं। या कोई बंदा पुश कर रहा है या पुल कर रहा है, दैट नजरिया इज देयर, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। अब दूसरे नजरिए से देखा जाए तो फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। नाउ व्हाट इज दिस कंजर्वेटिव फोर्स एंड व्हाट इज दिस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? तो नाम क्या लिखा हुआ, कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो लोग कंजर्वेटिव होते हैं वो क्या करते हैं, चीजों को सुरक्षित रखते हैं, वो डिसिपेट नहीं करते, बर्बाद नहीं करते। जनरली यू विल फाइंड दैट कि बच्चे कहते हैं कि माय पेरेंट्स आर कंजर्वेटिव, मतलब they don't give me a freedom to go and do party in the nights or in the mornings, or to do some other activities and to go with the friends for a picnic and all that। तो क्या कंजर्व कर रहे हैं, कल्चर कंजर्व कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, अपने बच्चे को कंजर्व कर रहे हैं कि कोई नुकसान ना हो जाए। सो एंड दे आर कंजर्विंग द होल ह्यूमन एफर्ट्स कि मेरे बच्चे को किसी तरीके से कुछ ना हो। जब आप किसी चीज को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हो, बर्बाद नहीं करना चाहते, तो आप कंजर्वेशन की बात करते हो। तभी तो हम वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एक फोर्स कंजर्वेटिव कैसे कहलाएगा भाई, वो तब कहलाएगा कि अगर वो फोर्स मोशन करा रहा हो कुछ इस तरीके से कि उसका वर्क डिसिपेट ना होता हो, और वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे फॉर्म में कंजर्व हो जाता हो। और फ्रिक्शन का लो, तो भाई एक बॉडी को किसी सरफेस पे मूव करा रहे हो तो फ्रिक्शन अपोज करता है, और फ्रिक्शन ने जो वर्क करवाया आपसे वो कहीं कंजर्व नहीं होगा, वो हीट हीट बना, डिसिपेट हो गया। बट अगर आप किसी बॉडी को अर्थ के ग्रेविटेशन पुल के अगेंस्ट ऊपर लेके जाओ, यू आर डूइंग वर्क। तो आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट लेके आपने वर्क किया, वो एनर्जी आपका वर्क कहाँ गया, उस बॉडी में स्टोर हो गया। आपने छोड़ दिया, ग्रेविटी ने उसको पुल बैक किया, और आपके उस वर्क को जो उसमें कन्वर्ट कंजर्व था, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में क्या आ गया, बाहर आ गया। और जब वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आया तो वो जिसके ऊपर लगेगा, जिसके ऊपर गिरेगा, उसको भाई चोट पहुंचेगी, या वो काइनेटिक एनर्जी वो वाला पालेगा। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। तो एक फोर्स जिसका किया गया वर्क डन समहाउ डिसिपेट नहीं होता, मतलब एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता हो, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। तो उसको हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और दूसरा जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, वो सीधा हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है। एक और भी पहलू है उसका, वो क्या, कि कंजर्वेटिव फोर्स उसको कहते हैं कि अगर एक बंदा, आई वुड लाइक टू शो यू, so let me go to this page। अगर लेट सपोज समथिंग इज, एक मैं एक सर्कुलर लूप लेता हूं कुछ इस तरीके से, और सपोज कर लो यहाँ पे एक प्लस चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और इस पॉजिटिव चार्ज के इम्पैक्ट में यहाँ पे कोई एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। वन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग लाइक दिस। यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज है जो इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है ना भाई। अब इलेक्ट्रिक फोर्स ने क्या किया, इसको यहाँ से, और यही इलेक्ट्रिक फोर्स इसको सेंट्रिपिटल फोर्स दे रहा है, और इस सेंट्रिपिटल फोर्स के चक्कर में ये यहाँ से घूमता 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 यहाँ आ गया। तो अगर पूछा जाए कि इस चार्ज ने इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा के इसको एक राउंड घुमा के यहाँ से यहाँ लेके आ गया, कितना वर्क करा है भाई, इफ इट हैज मेड इट मूव फ्रॉम ईयर टू ईयर, कितना वर्क करा है, आपने बोला जीरो। क्यों, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इस फोर्स का वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो आपने इसको यहां से फिर वहीं लेके चले आए, तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो गई। फिर किसी बच्चे ने बोला सर एक काम करिए, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ही लेके आते हैं,
यानी कि ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ अभी यहाँ से यहाँ पहुंचा है। तब पूछा गया कि अब बताओ कि क्या होगा वर्क डन भाई, इस माइनस चार्ज को आपने यहाँ से यहाँ लेके आया, अब बताओ वर्क डन क्या होगा। तो उस केस में वर्क डन निकालने जाओगे तब भी जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स जो लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, 90 डिग्री पे है ऑल द टाइम इस पे, तो इसलिए वो जीरो हो गया। ओके। दूसरी बात देखा जाए कि अगर एक प्लस क्यू चार्ज है सर, और इससे दूरी पे एक माइनस क्यू चार्ज रख लिया आपने, और बोला ये प्लस क्यू चार्ज को बोला कि इस माइनस क्यू चार्ज को तुम यहां से यहां लेके जाओ, खुद लेके आएगा इसको। सो इसने इस पे वर्क किया और इसके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया। सपोज इसके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के बाद किसी ने इसको रोक दिया। रोक दिया मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जो काइनेटिक एनर्जी थी इसकी वो जीरो कर दी गई बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। ओके। उसकी तो एक्सटर्नल एजेंसी ने उस एनर्जी को बर्बाद कर दिया। फिर उस एक्सटर्नल एजेंसी ने क्या किया, इस चार्ज पार्टिकल को माइनस क्यू को यहां से पकड़ के यहां तक खींच के लेके गया। नाउ ही इज डूइंग वर्क। क्यों कर रहा है वो वर्क? उसको यहां से यहां तक ले जाने में वर्क क्यों करना पड़ा? क्योंकि भाई वो इलेक्ट्रिक फोर्स की चाह के अगेंस्ट गया। तो ये वर्क उसको किया उसने कितना फोर्स लगा के, जितना इसका इलेक्ट्रिक फोर्स ने लगाया था उतना ही फोर्स हर बार लगा रहा होगा वो, या उससे ज्यादा भी लगा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट उसने लगाया है वो फोर्स, तो उसका वो वर्क जो है वो इस सिस्टम के अंदर स्टोर्ड है। और वो वर्क सिस्टम के अंदर स्टोर्ड है एक, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से उसको वर्क करना पड़ा, और वो वर्क यहाँ पे सिस्टम के अंदर स्टोर है। दूसरी बात कि अगर उससे बोला जाए कि तुम इस माइनस चार्ज को यहाँ से सीधे ऐसे ना लेके जाओ, ऐसे से होता हुआ ऐसे लेके आओ, तब भी पता चलेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में उतना ही वर्क करना पड़ा। यानी कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं किया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड किया। यानी कि अगर अर्थ के केस में अगर ये मास है, हमारा अर्थ का मास है, और एक छोटा सा मास यहाँ रखा हुआ है, और उसको यहाँ से यहाँ लेके आया जाए, या उसको सीधा ऐसे ऐसे लेके आया जाए, तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसको यहां से यहां तक लेके आया, इस रास्ते से कोई बंदा उसको, यानी कि सपोज करो किसी ने इस मास को यहाँ से ऐसे 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 आने दिया, समथिंग लाइक दैट, यहाँ से यहाँ आने में और यहाँ से यहाँ आने में क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो जब इन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ फोर्स को स्टडी करते हैं हम लोग, तो हम लोग कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करते हैं। सो समझा दिया मैंने। अब यहाँ पे आपके सामने उस पेज पे जो लिखा हुआ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। व्हाट आई एम सेइंग इज कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में, सो लेट्स सी हियर, a force is conservative and non-conservative force. कब? A force is said to be conservative if work done by the force does not depend upon path, but it depends upon initial and final position. Example के साथ मैंने समझा दिया। A force is said to be non-conservative if work done by the force does not, friction force हो गया। Work done by this force, इसकी बात करें, work done by this force in one complete trip, यानी कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। So that's what the point we are saying there. The work done by this force in one complete trip, that is identical initial and final position, is zero. Work done by non-conservative force in one पे रख करके पाँव में जूता पहन लीजिए और एक बार आगे लेके जाइए और एक बार पीछे लेके आइए। फ्रिक्शन के केस में दोनों फ्रिक्शन में दोनों बार आपसे वर्क करवाना है और वो हीट निकलवा देना है। सो वो जीरो नहीं होता, तो इसको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तीसरी बात हमें क्या देखनी है कि वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे अभी एग्जांपल दिया था, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट आप लेके काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो आप लेके गए तो आपकी एनर्जी वहां पे स्टोर हो गई। तो जब हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट कोई काम करते हैं, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स बाय सम एक्सटर्नल एजेंट इंक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जब भी कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेंगे ना बेटा, तो वहां पे एक सिस्टम की बात होती है, मास की बात कर लेंगे हम, या स्प्रिंग को आपने खींचा यानी आप और स्प्रिंग हो गए, तो सिस्टम की बात होगी। तो work done against conservative force by some external agent increases the conservative force never
increase their own potential energy themselves. यानी कि आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम करेंगे, तुमको अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स के डायरेक्शन में काम करूंगा तो तुमको जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद ही कंजर्वेटिव फोर्स जो चाहेगा करना कर लेगा। तुमको अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स के डायरेक्शन में करूंगा, यानी कि सपोज कर लो एक एप्पल पेड़ से गिर रहा था, अर्थ उसको खींच के लेके आ रही थी, और तुम बोलो कि मैं उस एप्पल को पीछे से धक्का लगाते हुए आ रहा हूँ, यू आर टॉकिंग लाइक समथिंग दिस। सो इनफैक्ट एप्पल इज नॉट, एप्पल को हाथ से पकड़ा और एप्पल को हाथ से पकड़ के और फिर तोड़ा उसको, और तोड़ने के बाद हम दोनों साथ गिर गए। सो यू हैव नॉट ब्रॉट द एप्पल, नो, you have been brought by the gravity. So please understand that. So work done against conservative force by some external agent increases the potential energy of the system. And जब कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम करोगे तो इंक्रीज होगा, और जब कंजर्वेटिव फोर्स खुद काम करेगा तो वो कभी भी अपने their own potential energy themselves. When conservative force when conservative force does work, खुद करता है, it brings decrease in potential energy of the system, which is also equal to increase in kinetic energy of uh, of the which is all kinetic energy of the system, provided no dissipation occurred. जैसे अभी हम लोग पिछले लेक्चर के उस ग्रेविटेशन वाला क्वेश्चन कर रहे थे कि 5 आवर से 3 आवर लेके आओ, तो बाई 5 आवर से 3 आवर का वर्क डन हमने निकाला, वो क्या हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो जब बॉडी 5 आवर से 3 आवर होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वो कितने के बराबर होगी, जितना कि उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी घटा है उसके बराबर हो जाएगा। शर्त है उसमें क्या, कि उसको आने में उस बॉडी को अगेंस्ट कोई डिसिपेटिव फोर्स ना लगे, मतलब कोई और, जैसे मान लो आपने स्प्रिंग के साथ एक मास अटैच किया और उस मास को अपने खींच के थोड़ा ऊपर ऊपर सरफेस से ऊपर रखते हुए खींच के लेके गए, और अब उसको मास को सरफेस पर रख दिया। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, लेट मी मेक अ स्मॉल figure for you which will make you understand very nicely. Suppose I'm saying like this, ये एक स्प्रिंग लिया आपने और ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है। अब आपने स्प्रिंग को थोड़ा खींच दिया, तो ये स्प्रिंग को खींचते 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 आप यहाँ ले गए, यहाँ मास अटैच कर दिया। अभी खींच के ऐसे रखा, अब इसको सरफेस पे ले जाके रख दिया, यानी कि खींचे हुए पोजीशन में, और सरफेस और मास के बीच में फ्रिक्शन था। अब यहाँ से आप तो इस जगह से यहाँ तक खींच के लेके गए, यू हैव डन हाफ के एक्स स्क्वायर वर्क, और अब जब ये मास यहाँ से लौट के यहाँ आएगा तो पता चलेगा कि उसके जितना ये पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर गेन हुआ था, इसका जो चेंज इन काइनेटिक होना चाहिए डेल्टा के ई, वो इस पोटेंशियल एनर्जी में ये जो गेन आएगा इसके अंदर, ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होना चाहिए, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। लेकिन ये सही होगा कब, ट्रू ओनली ट्रू ओनली इफ नो फोर्स इन द वे, रास्ते में कोई कोई डिसिपेटिव फोर्स ना हो इन द वेज, राइट। तो अगर मान लो कि इसमें फ्रिक्शन, यहाँ पे जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, तब तो वहां पे वो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। दैट्स व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर, राइट। सो हम लोग जो ये बात कर रहे हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं आप समझ गए कि व्हेन कंजर्वेटिव फोर्स डज वर्क, it brings a decrease in potential energy of the system, which is also equal to increase in kinetic energy of the system, provided no dissipation occurred. अगर कोई डिसिपेशन ना हो, कोई डिसिपेटिव फोर्स ना हो, होते हैं ये कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। तो आपने कंजर्वेटिव फोर्स के इन कैरेक्टर्स को आपने पढ़ लिया, और यहाँ पे ये तो आपने पढ़ ही लिया था, ये जरा देखो ये क्या लिखा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स टेक्स आउट द एनर्जी ऑफ द सिस्टम टू द सराउंडिंग। यानी कि आपने जूते को पहन करके और सरफेस के ऊपर अपने पाँव को आगे पीछे किया, तो आपकी एनर्जी को क्या किया, आपसे निकाल करके और क्या कर दिया, सराउंडिंग को दे दिया। All the forces like frictional forces, viscous forces, thermal forces, which are non-conservative, are also called dissipative forces. इनको dissipative forces कहते हैं। यानी कि आप अभी जो मैं बता रहे थे कि कोई dissipative force ना हो, तो मैंने बता दिया वो dissipative force भी क्या होता है। एंड इसके साथ हम लोगों ने फोर्स के बारे में, ये कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हमने ये स्टडी कर लिया। सो व्हाट वी लर्न, सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि कोई कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम करता है तो वो सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाता है,
और अगर कंजर्वेटिव फोर्स खुद काम करता है तो वो अपने पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करेगा एंड दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इफ देयर इज नो डिसिपेटिव फोर्स इन बिटवीन। अगर है तो भाई डिसिपेटिव फोर्स ने जितना बर्बाद किया उसको छोड़ करके जो बाकी बचा होगा वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगा। दैट्स अ लॉजिक हियर। सो वी हैव अंडरस्टूड दिस। अब एक नई चीज को समझना है, कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी पे जो बात कही जा रही थी वो सीखिए। वी नो दैट if a conservative force F makes body move by dr in the direction of F, then work done by the conservative force will be bring decrease in potential energy of the system by du। अभी पढ़ा ना कि कंजर्वेटिव फोर्स खुद काम करेगा तो क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लेके आएगा, डिक्रीज कराएगा। तो हमने बोला कि वर्क जब करेगा ये तो डी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो, तो डी डब्ल्यू क्या लिखा, एफ डॉट डी एल। और हमने ये एज्यूम किया है कि जो डिस्प्लेसमेंट जो कंजर्वेटिव फोर्स उसको मूव करा रहा है तो अपने डायरेक्शन में मूव कराएगा। सो एफ डी आर कॉस जीरो होगा, यानी कि डी डब्ल्यू क्या होगा, एफ डी आर होना चाहिए। और ये डी डब्ल्यू किसके बराबर होना चाहिए, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होना चाहिए, यानी कि माइनस डी यू होना चाहिए। नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट इट डिक्रीजेस। इसका मतलब माइनस डी यू इक्वल टू क्या हुआ, एफ डॉट डी आर। और अब अगला स्टेप क्या कह रहा है यहाँ पे, और ये आपको पता चल गया ना कि डी यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। सो माइनस डी इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस डी यू बाई डी आर। बहुत बड़ा चीज सीखा आपने यहाँ पे। ये क्या कह रहे हैं, बाय टेकिंग निगेटिव, यहाँ पे आप सीख रहे हैं बाय टेकिंग, ये यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और डी बाई डी आर है, यानी कि ये डेरिवेटिव हो गया किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव लेंगे यानी कि डिफरेंशिएट करेंगे पोजीशन के रिस्पेक्ट में, पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे, इनिशियल मतलब सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन एंड पोजीशन उस पर डिपेंड करता है। तो यू ऑलवेज पोजीशन डिपेंडेंट होगा। तो इसीलिए आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे विद नेगेटिव साइन तो जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो बाय टेकिंग नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे वर्ड होना चाहिए, पोटेंशियल ना लिख के व्हाट वी शुड से, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे, ठीक है जी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल होता तो यहाँ फील्ड आता, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगा बच्चे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिख लेना नोट्स में। सो बाय टेकिंग नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन वी कैन फाइंड द कंजर्वेटिव फोर्स। सो इन अदर वर्ड्स कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, इसी को हम ग्रेडियंट कहते हैं। और ये ग्रेडियंट वाली बात तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाते समय और वो सब कुछ समझा दिया है। सो अब जरा देखते हैं अब हमारे को अगले पेज पे हमको और क्या बेहतर चीज मिलने वाली है। लेट्स सी, पहले ये हटाते हैं एंड नाउ लुक एट दिस हियर, वी आर सेइंग दैट कि ये जो पढ़ा हमने इसको ग्राफिकली अगर देखें तो सपोज कर लो आपने ये पोटेंशियल एनर्जी का पोटेंशियल कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन के बारे में every time I'm getting a notification. So guys, if you are listening and if my voice is little cracking and lagging, I'm sorry for that, but कुछ कर नहीं सकता है। Anyway, so what I say is कि this is the potential energy और ये R। तो आप R बड़ा करोगे तो potential energy क्या होगा, डिक्रीज होएगा। सो सपोज कर लो कुछ इस तरीके का ग्राफ है, तो किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे लाइक इस आर पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और उस टेंजेंट का स्लोप निकाला, तो ये क्या आएगा, ये डी यू, और ये कितना वो डी है, ये जो थीटा है। सो दिस टेन थीटा जो स्लोप है दैट इज डी बाई डी आर। अब यहाँ पे एक एक चीज समझनी होगी आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर कायदे से ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, अल्फा, एंड दैट अल्फा इज 180 माइनस थीटा। सो ये निकालोगे यानी कि टेन अल्फा निकालोगे तो क्या आएगा, टेन अल्फा निकालोगे तो ये डी यू अपॉन डी आर आएगा। सो दैट इज डी यू बाई डी आर। लेकिन ये टेन अल्फा होगा कितना, टेन 180 माइनस थीटा, क्योंकि डी यू बाई डी आर क्या होगा, ऐसे लिख माइनस टेन 180 माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा। So that is du by dr. This therefore this tan theta is equal to what, minus du by dr. So please understand that ये थीटा आपको लेना पड़ेगा, यानी कि ये थीटा नहीं, अगर ये थीटा लेके चलेंगे तो ठीक है, बट फिलहाल मैंने आपको समझा दिया कि इस टेंजेंट का स्लोप ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसे निकालना पड़ेगा।
और ये अल्फा है, तो ये टेन अल्फा होगा इस टेंजेंट का स्लोप, जो कि माइनस टेन थीटा के बराबर है, जो कि माइनस डी बाई डी आर हुआ। क्योंकि इधर से इधर जाते तो डी आर बढ़ता है, यहाँ से इधर आ रहे हैं तो ये क्या हो गया, माइनस डी आर हो गया। तो दिस इज डी यू एंड दिस इज माइनस। तो अगर ये थीटा निकालेंगे तो ये क्या हुआ, डी यू फाइनल माइनस इनिशियल, और यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल जाएंगे तो हमारा फाइनल बड़ा है और इनिशियल छोटा है। सॉरी, यहाँ से इधर जा रहे हैं तो इनिशियल छोटा है और फाइनल बड़ा है, तो ये निगेटिव आ गया। और अगर हम यहाँ से फाइनल और इनिशियल की बात करें, फाइनल बड़ा है इनिशियल छोटा है, इसलिए ये पॉजिटिव हुआ। दैट्स व्हाई इट इज लाइक दिस। इसका ध्यान रखोगे, अच्छे स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए। So slope of the tangent drawn at any point of the graph of potential energy versus position gives you conservative force. तो अगर पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के का ग्राफ हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, उस टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, वो माइनस डी यू बाई डी आर निकाल के देगा। और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए आपको, यानी कि जो ये टेन थीटा है ये फोर्स के बराबर है, आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे माइनस डी यू बाई डी आर, सिर्फ इस पे और इस पे ध्यान दीजिए, साइन पे ध्यान मत दीजिए, तो आपके पास फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये जो लिखा हुआ है ये आपके नोट्स में होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा, नोट में बनाते समय इस चीज को नोट कर लीजिएगा। इस बच्चे ने जिसने क्लासरूम के ये नोट्स बनाए हैं, काफी मेहनत किया है, एंड वी मस्ट अप्रिशिएट, उसी के वजह से हम लोग इसको अच्छे से कर पा रहे हैं। सो नाउ हियर वी आर ट्राइंग टू से दैट कि ओके, अब ये डी इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर आ गया, यानी कि इस डी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, माइनस एफ डी आर का इंटीग्रल करना पड़ेगा आपको। सो भाई ये माइनस साइन यहाँ ले लिया, एफ डॉट डी आर। सो डी यू का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, यू, और फिर इनिशियल फाइनल करोगे तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और एफ डॉट डी आर करोगे। अब एफ डॉट डी आर, चूंकि आप तो कह रहे हो कि कंजर्वेटिव फोर्स है सिर्फ, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, और वो सपोज करो वही कंजर्वेटिव फोर्स इकलौता फोर्स है, वही खुद काम कर रहा है, तो कंजर्वेटिव फोर्स ने काम किया, एंड कंजर्वेटिव फोर्स काम करेगा तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, एंड दैट फोर्स इज दिस, और वो इकलौता फोर्स है और वो यहाँ पे नेट फोर्स बन गया। तो नेट फोर्स का वर्क डन क्या होना चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। और ये क्या हो जाए, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, माइनस यू लिखा हुआ है, इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल हो गया। तो पहले वाली पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, बाद वाली कम है, तो ये तो पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा। व्हाट डू यू सी हियर, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बशर्ते इस रास्ते में कोई और फोर्स नहीं होगा। कोई और फोर्स होगा तो वर्क डन में भाई एफ डॉट डी आर में वो फोर्स भी शामिल हो जाएगा, तब कहानी अलग हो जाएगी। तो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव अंडरस्टूड, इफ नो डिसिपेशन, तभी ये रिजल्ट है, यही बात बताई जा रही थी। इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्स का और पोजीशन का आप अगर ग्राफ बनाएं, तो एरिया अंडर ग्राफ जो आएगा वो वर्क डन होएगा, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, एंड दैट विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। एरिया अंडर ग्राफ ऑफ किसका, कंजर्वेटिव फोर्स और पोजीशन का, दैट विल बी द वर्क डन, एंड दैट वर्क डन इज व्हाट। अब अगर इनिशियल टू फाइनल जा रहे हैं, लेट सपोज यू आर गोइंग, ये भी समझना होगा ऐसे कि अगर आप सपोज कर लो x1 टू x2 जा रहे हैं, यू आर गोइंग लाइक दिस, तो भाई ठीक है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे गया, आपने ये निकाल दिया, ये अगेंस्ट गया, वर्क डन पॉजिटिव, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स खुद लेके आ रहा है। ठीक है जी, तो उस केस में ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी गेन इन काइनेटिक, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होगा और काइनेटिक एनर्जी में बढ़ाव इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आप फोर्स के अगेंस्ट, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट लेके गए, कंजर्वेटिव फोर्स बढ़ रहा है, आप अगेंस्ट जा रहे हैं, तब उस केस में भाई मैं लगता है कि मेरे को इस बात पे अभी, मैं जस्ट ए मिनट, अगेन इंटरनेट नोटिफिकेशन इज देयर, व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं ये जो बात मेरी, ये बात आप ठीक से समझ पाएंगे। सो हियर आई वुड ओनली से दैट कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तो एरिया अंडर था, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन, और अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है सो दैट विल बी डिक्रीजिंग इन पोटेंशियल एनर्जी एंड इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी। सो कुल मिलाकर के आपने यहाँ पे जो ये सीखा कि increase, I mean decrease in potential energy is equal to gain in kinetic energy. What is this you have learned here, right? और इसको थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए, यू आई, फिर यहाँ के आई, और यहाँ के ई फाइनल, और यहाँ यू फाइनल। बाय दिस मेथड व्हाट यू लर्न, कि जो एनर्जी पहले सिस्टम के पास था, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और बाद में जो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम हुआ, वो टोटल क्या है, कंजर्व। लेकिन ऐसा कब होएगा, जब कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं होगा, और इसी को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। व्हाट वी आर लर्निंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, what during a phenomenon or motion, if only conservative forces are involved, मतलब कोई और dissipative force नहीं, that is no dissipative forces are present, then sum of potential energy and kinetic energy initially is equal to uh, uh, एक मिनट, sum of potential energy and kinetic energy initially and finally remains same, that is total mechanical energy remains conserved. I hope you got my point. Yes, total mechanical energy remains conserved. So this is something very important you have understood. ये law of conservation of mechanical energy है. Condition क्या है, उसमें कोई dissipative force नहीं होना चाहिए. Now law of conservation of energy क्या है, ये law of conservation of mechanical energy था, ये law of conservation of mechanical energy था. ध्यान रखना, potential और kinetic energy की sum की बात कर रहा है. Right, now we are saying law of conservation of energy. ये क्या कह रहा है, according to this law energy is neither created nor destroyed, but it can be transformed from one form to various form. This is true in every case, whether it is a conservative or non-conservative. ठीक है जी. तो अब कुछ मतलब भाई जैसे मान लिया जाए कि आपने किसी मास को स्प्रिंग से अटैच किया और उसको वो खींच के जब लेके आया, तो भाई काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया वो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज, जो चेंज डिक्रीज था उसके बराबर नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो गया. तो जो डिसिपेट हुआ हीट के फॉर्म में और जो काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है उनका सम कर लिया जाए, तो जो उसके पोटेंशियल एनर्जी में पहले गेन था जो बाद में डिक्रीज हुआ वो उसके बराबर आएगा. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखो तो टोटल एनर्जी क्या हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, but it can be transformed from one form to various form. This is true in every case, whether it is a conservative or non-conservative force. अब यहाँ एक एग्जांपल लिया है, हमने क्वेश्चन लिया है, 2 किलोग्राम की बॉडी है, 2 मीटर पर सेकंड है, ये 10 मीटर है डिस्टेंस, और कहा जा रहा है यहाँ पे हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाय द विस्कस फोर्स. 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, यहाँ आते आते इसको 10 मीटर पर सेकंड लग गया और ये 2 किलोग्राम की बॉडी और 10 मीटर फॉल किया. तो पूछा जा रहा है कि बताओ विस्कस फोर्स ने कितना वर्क किया. कमाल का क्वेश्चन है. देखिए विस्कस फोर्स का क्या वर्क हुआ, कितना सिंपल तरीके से बताएंगे. आपको पता है ना विस्कस फोर्स क्या होता है, नॉन आई मीन डिसिपेटिव फोर्स होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है. तो सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, वी आर सेइंग दैट कि यार जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ आ रही होगी तो ग्रेविटी उसको लेके आ रहा होगा, और विस्कस फोर्स क्या कर रहा होगा, ऊपर उसको अपोज कर रहा होगा. तो डिसिपेटिव फोर्स है विस्कस फोर्स यहाँ पे, और इसको लेके कौन आ रहा है, ग्रेविटी. तो पहले हम इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखते हैं. तो भाई ये 2 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड है, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे बड़ी आसानी से. तो इफ नेट डॉट डेल्टा एस शुड बी डेल्टा के ई, और ग्रेविटेशनल फोर्स एंड विस्कस फोर्स है, तो हमने एफ नेट की जगह पे ये दोनों फोर्स का सम कर दिया, डॉट एस इज इक्वल टू डेल्टा के ई रख दिया. यानी कि एफ जी डॉट एस ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन एंड विस्कस फोर्स का वर्क डन, दैट शुड बी इक्वल टू दिस. और डेल्टा के ई क्या निकाला, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ये सॉल्व होकर के क्या आ गया, 96 आ गया. यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन और विस्कस फोर्स का वर्क डन को हमने डब्ल्यू वी लिख दिया. और ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन क्या हुआ, अरे बाबा वही तो उसको लेके आया है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज एम जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10 मीटर कॉस जीरो, सो 2 किलोग्राम है इंटू जी, 2g इंटू 10, ये आ गया जी. और ये वर्क डन बाई विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 96. तो अब ये वर्क डन बाई विस्कस फोर्स आया कितना भाई, सो 96 माइनस ये पूरा इधर चला जाए 200, 96 माइनस 200. अब तुम कहोगे ये तो माइनस में आ गया, अरे बाबा हाँ इतने का उसने नुकसान कर दिया. तो ये माइनस आने का मतलब क्या हुआ, विस्कस फोर्स ने इतने का नुकसान कर दिया. अगर वो नहीं होता तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आता, 96 प्लस 104 दैट इज 200, और जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क के बराबर होता. सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन दिस सिस्टम वर्क्स. यस, सो टुडे वी आर लाइक, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया. एक दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वर्क एनर्जी थ्योरम के बेसिस पे ही है. अभी ये जो क्वेश्चन हुआ है नेट फोर्स का वर्क डन करके निकाला हमने, वर्क एनर्जी थ्योरम भी अप्लाई हो रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा के, और विस्कस फोर्स का वर्क डन भी निकाल दिया, देख लिया आपने यहाँ. नाउ लुक एट दिस हियर, अगर मैं यहाँ पे एक सरफेस लिया कुछ इस तरीके से, और उस सरफेस का ग्राउंड से हाइट 50 मीटर है, और यहाँ 1 किलोग्राम की बॉडी है, 10 मीटर पर सेकेंड से उसको हमने इसको पुश कर दिया, एंड इफ ऑन द सरफेस अगर फ्रिक्शन है इस पे, तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ आने पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी.
और यहाँ इस सरफेस पे फ्रिक्शन है भाई, दैट इज व्हाट बीइंग सेड दैट। सो इट इज बीइंग आस्क्ड टू यू कि अगर यहाँ पे 1 किलोग्राम है, 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ की वेलोसिटी बताइए, और इस रास्ते में ये सॉरी फ्रिक्श मैंने गलत बोल दिया, ये इस रास्ते में जो सरफेस है उस वो सरफेस कैसा है, फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो आपसे पूछा जा रहा है बताओ यहाँ की वेलोसिटी कितनी होगी। अब ये रास्ता तो बहुत उबड़ खाबड़ है, और आपको नहीं पता है कि इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो mg हर जगह पे अलग अलग डायरेक्ट, आई मीन mg तो ऐसे वर्टिकली लगेगा, लेकिन मोशन कुछ, कभी डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, कभी ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो आप अगर एफ डॉट डी एस लगा करके और निकालने की कोशिश करोगे तो आप बहुत फंस जाओगे। लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम आपकी मदद करेगा कि ये तो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यानी कि रास्ते में कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दो। वो क्या कहता है, यहाँ पे जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ पे भी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम सेम रहना चाहिए। ओके, लगा देते हैं। तो भाई इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी कितना है और इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, यानी कि चेंज इन जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के भी बराबर होगा। ये भी अप्रोच ले सकते हैं, वो वही कॉन्सेप्ट है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, यू आई प्लस के ई आई इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के ई फाइनल होता है, करेक्ट। अब इस यू फाइनल को इधर लेके आया और के ई इनिशियल को इधर लेके आया, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा के ई आ जाएगा हमारा। डेल्टा के ई निकाल दिया जी, 1/2 1 वी स्क्वायर माइनस 1/2 1 इंटू 100। ये फाइनल है और ये इनिशियल है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा भाई, यहाँ पे ये बॉडी थी और यहाँ आ गई, तो mgh से हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। ये mgh वाली बात याद रखना आप लोग, यहाँ से ये यहाँ पे आ गई, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, mgh के बराबर, दैट इज 10 इंटू 50 इंटू 1। सो और यू कैन से कि वर्क डन निकाल लीजिए भाई ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो 1 किलोग्राम की बॉडी है तो 1 इंटू जी कितना हो गया, 10 mg हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो 4 मीटर, तो फोर्स इंटू 50, ये वर्क डन हो गया। यही हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गया। तो अब ये क्या बना, वी स्क्वायर बाई टी, ये कितना हुआ 50 और ये कितना 500, therefore v स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू 550। और अब वी स्क्वायर बाई टू 550 आ गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1100 हो गया, वी की वैल्यू क्या होगी 10√11 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो इस तरीके से हम लोग, राइट, इस तरीके से हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ लिया, राइट। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर द टुडे क्लास। इन अगली नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्प्रिंग के बारे में, पावर के बारे में, और फिर कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट इज हाउ वी विल बी डूइंग द अनदर पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच, अगली क्लास में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप प्रमोटिंग। बाय बाय। सिंसियरली स्टडी करो बच्चों, गॉड ब्लेस यू।